सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की, क्योंकि बाप तो इंडिया ही है, वो वहीं रहेगा। तो छोटे बच्चे से पहले बात करते हैं पाकिस्तान की हॉरोस्कोप से हम लेते हैं। पाकिस्तान के सेकंड हाउस में बैठे हैं राहु। कंगलापन वो लोग अपनी कुंडली में लिखवा के आए हैं और उनको हमेशा दूसरों से उधार लेना ही पड़ेगा। अगर आप देखें पाकिस्तान कैसे बड़ा हुआ, उसकी परवरिश कैसे हुई, और पाकिस्तान कैसा सक्सेस कर रहा है, और इंडिया की परवरिश, इंडिया की एक्सपेंशन, इंडिया के लोग, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, केवल एक दिन के कुंडली के डिफरेंस है। पाकिस्तान भले ही छोटा हो जाए, बट जय किस्मत तो ये लोग अपनी गलत लिखवा के लाए हैं, कुंडली ही सही नहीं है। हाँ जी, कुछ उपाय भी बता दो। तो ये डिफरेंस है ज़मीन आसमान का इंडिया, एक बाप की कुंडली में और एक बेटे की कुंडली में। बिकॉज बाप की कुंडली हमेशा ज़्यादा मैच्योर होगी, ज़्यादा पावरफुल होगी, तो ऑब्वियसली इंडियाज़ हॉरोस्कोप इज़ मच बेटर देन। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बहुत सारे रिपोर्टर्स को पुलिस पकड़ ले, मे बी बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज़ रिगार्डिंग द इंडिया अफगानिस्तान या मिस इन्फॉर्मेशन, और वो लोगों को भड़का रही है। तो बहुत सारे रिपोर्टर्स के इस साल हो सकता है कि कोर्ट मार्शल टाइप का हो जाए, बहुत सारे कैद हो जाए पाकिस्तान में। इंडिया को अपने साइबर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो हैक करने की कोशिश करेंगे। तो साइबर अटैक्स का भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी जी की हेल्थ इस साल थोड़ी सी डाउन हो सकती है। जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो नॉर्मल जनता है उनको आँच भी आने नहीं देगी, जो भी प्रॉब्लम है वो टेरिटरी के बाहर ही सब कुछ सुलझा देगी। और ये जुपिटर का जो प्लेसमेंट अभी हमारा आ रहा है मई से, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा। पाकिस्तान ही रहेगा। मगर आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं गार्गी ए जेटली जी, एक थर्ड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर, जिनकी स्पिरिचुअल लेगेसी शुरू हुई थी उनके नाना जी संत छोटे जी महाराज जी से। फिर उनकी मदर डॉक्टर किरण जेटली ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जो खुद एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, और अब इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं गार्गी जी, जिन्हें मंडेन एस्ट्रोलॉजी में खास एक्सपर्टीज है। इस कन्वर्सेशन में हमने गार्गी जी से पूछा, इंडिया और पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? क्या 2025-26 में सच में युद्ध का योग बन रहा है, या कोई स्पिरिचुअल या डिप्लोमेटिक बदलाव आने वाला है? उन्होंने हमें समझाया कि कैसे ग्रहों की दशाएं दोनों देशों के फ्यूचर को प्रभावित कर रही हैं, और मंगल की महादशा स्पेशली इंडिया के लिए क्या ला सकती है, विकास या संकट। यही नहीं, उन्होंने कुछ सिंपल और पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बताए जो आम लोग फॉलो कर सकते हैं शांति और स्टेबिलिटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग एपिसोड को। नमस्कार गार्गी जी, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। अब हम लोग कुंडलियों की बात करते हैं, और जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आती है कि इंसानों की कुंडलियां होती हैं जी, राइट। बट कहीं मैंने सुना कि सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी कुंडलियां होती हैं। और जानवरों की कुंडलियों के बारे में जब मैंने और डेप्थ में जानना शुरू किया, समझने की कोशिश करी, तो मुझे एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने को मिला कि देशों की भी कुंडलियां होती हैं जी, राज्यों की भी कुंडलियां होती हैं जी, एंड इवन सिर्फ राज्यों की नहीं, गांव और शहरों की भी कुंडलियां होती हैं जी। तो मैं और विस्तार में और डेप्थ में समझना चाहता हूं कि ये एक स्थान की, एक शहर की, एक देश की कुंडलियां किस तरीके से बनती हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। जी, मुझे लगता है ध्रुव आपने बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, जो कि सुनने वालों को भी एक नया प्रोस्पेक्ट मिलेगा। सो एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसे कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो मंडेन जो वर्ड है, इट्स अ रोमन वर्ड विच मीन्स द ग्लोब। ओके, एंड जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है वो एक पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का, जो ये बताता है कि आपका देश कैसे चलेगा, उसमें वॉर्स कब कब होंगी, और जो देश में रहने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी होंगी। ओके, जैसे जब एक्लिप्स पड़ते हैं तब उस टाइम पीरियड पे बाढ़ आना, या अभी जैसे वॉर का टाइम चल रहा है, तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो वॉर को ट्रिगर कर रहे हैं। सो मंडेन एस्ट्रोलॉजी से हमें ये सब कुछ पता चलता है, और ये डिपेंड करता है किस टाइम पीरियड पे हमारा देश बना है। तो उस आधार पे हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की हॉरोस्कोप बनाते हैं किसी भी देश की, और फिर उस पे अभी के जैसे हालात चल रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डेट, टाइम, लोकेशन, इन तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंसान की कुंडली में। जी, इसी तरह से क्या
एक राज्य की या एक देश की कुंडली भी इन्हीं फंडामेंटल्स पे वर्क करती है? हाँ जी, और एकदम सही बोला आपने। जैसे कि किसी भी कुंडली को बनाने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ हाँ जी। बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बिकॉज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के लिए हम लोग बनाते हैं। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर BV रमन, जी। जिनको हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का फादर जी। ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उन्होंने 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जी। तब उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिलेगी। ओके। एंड उस टाइम पीरियड पे लोगों के लिए सोचना, एंड उनकी जो आर्टिकल था वो इंटरनेशनल मैगजीन में छपी थी, एंड उस टाइम पे लोगों को ये सोचना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, यहाँ तक कि जो लोग थे वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। बट 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ एंड इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जब वो जिन्ना के पास पाकिस्तान गए, उन्होंने ट्रीटी साइन कराई कि अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक देश, आज़ाद देश रहेगा। और जब माउंटबेटन इंडिया वापस आ रहे थे, तब BV रमन के पास लोग आए, बोले कि अब हमारे इंडिया की हॉरोस्कोप कैसी होनी चाहिए। तो BV रमन के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि हमारे पास केवल एक दिन था, 15 अगस्त का ही दिन था, और उसमें भी उनको बेस्ट मुहूर्त देखना था। तब उन्होंने रात के 12 बजे का मुहूर्त डिसाइड किया। जैसे कि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस में सुना होगा जी। कि at the stroke of midnight hour when the world sleep, India awake of life and freedom. So midnight, so the India का जो birth time था वो midnight था 12 बजे, और डेट हम सबको पता है 15 अगस्त 1947। तो ये एक बात मैं कहूँगी कि अगर आप देखें पाकिस्तान कैसे बड़ा हुआ, उसकी परवरिश कैसे हुई, और पाकिस्तान कैसा सक्सेस कर रहा है, और इंडिया की परवरिश, इंडिया की एक्सपेंशन, इंडिया के लोग, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, केवल एक दिन के कुंडली के डिफरेंस है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं और गहराई से समझना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है कहीं ना। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट पाकिस्तान वाज बोर्न आउट ऑफ इंडिया, एवरीबडी नोज दैट, राइट? यस। एंड एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो हम उसकी डेट, टाइम और प्लेस के हिसाब से उसकी लगन कुंडली बनाते हैं, राइट? जी। तो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं कि इंडिया की जो कुंडली है, जो इंडिया की जो चार्ट है, वो किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑन द चार्ट ऑफ पाकिस्तान, सो दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दोनों चार्ट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और फ्यूचर किस तरीके से उसी समय पे प्रेडिक्ट हो गया था कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी। यस। सो आप जो पूछ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको कभी भी लाइफ में इंडिया की कुंडली देखने को मिलेगी और पाकिस्तान की कुंडली को देखने को मिलेगी। तो जैसा कि सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की, क्योंकि बाप तो इंडिया ही है, वो वही रहेगा। तो छोटे बच्चे से पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की हॉरोस्कोप से हम लेते हैं। सो पाकिस्तान की जो हॉरोस्कोप है वो मेष लग्न की है। ओके। सो मेष लग्न चर लग्न माना जाता है और अग्नि तत्व माना जाता है। तो जिस टाइम पे पाकिस्तान फॉर्म हुआ मेष लग्न की हॉरोस्कोप पे, तो वो अनस्टेबल देश का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज वो एरीज लग्न थी उनकी। एंड पाकिस्तान के सेकंड हाउस में बैठे हैं राहु, टॉरस में, मतलब वृष राशि में, टॉरस में बैठे हैं राहु। तो ऐसे लोगों की जो सेकंड हाउस होता है फिनेंस का, तो फिनेंस के मामले में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा उधार से ही काम करेगा। अगर आप आज भी पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन देखिए तो उसने चाइना से, यूके से, यूएसए से सबसे उधार लिया हुआ है। और वहाँ के जो भी प्रोमिनेंट नेता है वो सोचते हैं कि हम तो अमीर हो गए, बट दे डोंट थिंक अबाउट द जनता। ठीक है, बिकॉज सेकेंड हाउस होता है ब्लैक मनी का भी होता है, मनी फ्रॉम द रॉन्ग सोर्सेस, लाइक उनको डिफरेंट कंट्रीज स्पॉन्सर कर रही है टेररिस्ट के लिए, बिकॉज सेकेंड हाउस में राहु आ गया, टॉरस। मतलब कंगलापन वो लोग अपनी कुंडली में लिखवा के आए हैं, और उनको हमेशा दूसरों से उधार लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में बैठे हैं चंद्रमा एंड मार्स, मतलब मंगल और चंद्रमा बैठे हैं जेमिनी राशि में, मिथुन राशि में। तो चंद्रमा होता है चंचलता का कारक, और मंगल है बिना सोचे समझे एक्शन लेना।
तो एक चंचल मन जो बिना सोचे समझे एक्शन ले रहा है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, अगर यूएसए बोल भी दे, बीच में आके बोल भी दे कि भाई पाकिस्तान तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन पाकिस्तान बोलेगा भाई मुझे तो नहीं मानना, मैं तो करूँगा, और इसका जो मन है हमेशा अस्थिर रहेगा। और थर्ड हाउस होता है पराक्रम का भी। सो थर्ड हाउस में चंद्रमा और मंगल रहने की वजह से क्योंकि मंगल हो गया सेना का, टेररिज्म का, तो पाकिस्तान की जितनी भी एनर्जी है, जो स्किल है, वो डेवलप करेगी सेना में, टेररिज्म में, सिर्फ रॉन्ग साइड में। चंद्रमा है तो मीडिया एंड टूरिज्म में भी थोड़ा काम कर सकती है, लेकिन ज़्यादा काम उसका प्रोमिनेंट सेना पे रहेगा। अब फोर्थ हाउस की हम बात करते हैं। फोर्थ हाउस में पाकिस्तान के बैठे हैं 4 ग्रह, सूर्य, शनि, बुध और शुक्र। अब 4 ग्रह बैठ के अपने घर पे सोचिए, अगर आप सोचिए कि आप एक दिन घर आए और देखें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग आपके दुश्मन भी है, तो हाउ यू विल फील? हर इंसान जब अपने घर आता है वो सोचता है कंफर्टेबल फील करे, बट आप देखो कि ऐसे ऐसे लोग हैं, दुश्मन बैठे, हाउ विल यू फील? तो पाकिस्तान अपने घर में ही अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता, वहाँ के जो लोग हैं। अब ये 4 प्लैनेट्स देख रहे हैं 10th हाउस को। 10th हाउस होता है सत्ता का, रूलर का। इसकी वजह से उनके जो रूलर्स है वो हमेशा हर वक्त चेंज होते रहते हैं, बार बार उनकी आर्मी रूल कर लेती है, प्राइम मिनिस्टर को कैद कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जैसे कि अनस्टेबल गवर्नमेंट को शो होता है, और यहाँ के लोग हर वक्त बेचैन फील करते रहते हैं। उनको लगता है कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन मदरलैंड। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। सो जुपिटर इनके बैठा है 7th हाउस में। ये एक थोड़ी सी अच्छी पोजीशन है कि पाकिस्तान भले ही छोटा हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पे है, तो उसको बहुत सारे लोगों से हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। चाहे वो कितने भी गलत काम करे, होता ना एक शैतान बच्चा है, वो कितना भी गलत काम करे, लेकिन बाकी आस पड़ोसी लोग सब लोग उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो वो जितने भी गलत काम करता रहे, लेकिन फिर भी उसको चाइना से फाइनेंशियल, यूएसए से, यूके से हमेशा मिलता ही रहेगा। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये रहेगा कि उसको सब पे डाउट होता रहेगा कि लोग मेरी हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे क्या, चोर की दाढ़ी मत चिंता। यस, तो वो बेचारा जो पाकिस्तान है वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसके मन में हमेशा परेशानी और इस चीज़ का रहेगा। और यहीं पे अगर हम अपनी भारत माता की बात करें, उसकी जन्म पत्री की बात करें, तो उसकी है टॉरस लग्न, मतलब इससे पहले मेरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में आई। हाँ जी। अब देखो, लिखवा के लेके आता है इंसान, जो भी लेके आता है ना। अब किस्मत तो ये लोग अपनी गलत लिखवा के लाए हैं, कुंडली ही सही नहीं है। हाँ जी। कुछ उपाय भी बता दो, कुछ है इनका, कुछ इलाज है, कुछ उपाय है इनका? अब देखिए पाकिस्तानी लोग क्या उपाय करेंगे नहीं, बट क्या बोल सकते हैं? हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आ जाए, कुछ अकल आ जाए, सोचें कि भाई जो हमारा अस्तित्व है उससे ही थोड़ा जुड़ के कुछ उपाय वगैरह करना चाहें अगर वो, तो क्या उपाय हो सकता है उनके लिए? देखिए, जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उपाय कर सकते हैं रिलेटेड टू रिलीजन। लाइक जैसे कि दे आर 2 टाइप ऑफ पाकिस्तानी पीपल हु बिलीव इन कट्टरपंथी एंड हु बिलीव इन सूफीज्म। सो अगर वो ये बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे कुरान में भी, पाकिस्तानी कुरान में भी मेंशन है कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, ये आपको अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो ये अच्छी चीज़ें ना मानते हुए, जो शराब पीनी चाहिए, लोगों पे हमला करना चाहिए, वो उल्टी चीज़ें मानते हैं, हर वक्त उल्टी चीज़ें मानते हैं। जैसे कि पाकिस्तानियों का 8th हाउस में केतु है और वो वृश्चिक राशि में है। उससे क्या होता है, जो उनका धर्म है वो रहेगा कि हमें सिर्फ जिहादी ही बनना है, हमें कट्टरपंथी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी जो है उनकी वो कट्टरपंथी की तरफ है। अगर उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो रियल स्पिरिचुअलिटी में ट्रूथ ऑफ सोल पे चले जाए, एंड पाकिस्तान की जो सरकार है थोड़ा पेशेंस करे। जैसे इंडिया काफ़ी पेशेंस के साथ काम करती है कि अगर यूएस ने कुछ बोला है तो बात मान जाओ, लेकिन सीज फायर को क्रॉस नहीं करना है, सब चीज़ों को, मतलब कि अगर वो लोगों के रूल्स मानने लग जाए तो ये उपाय उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है वो आपने बोला ना, शैतान बच्चा होता है, उसकी कुंडली ही ऐसी होती है कि वो खुराफात करता ही रहता है, उसको मन ही नहीं लगेगा। उसको कुछ होते हैं ना क्लाइंट्स, वो पूजा नहीं करते, बिन पैंदी के लोटे होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आप अपनी डेस्टिनी कहीं ना कहीं लिखवा के आए होते हो, तो वो आपके अगर लिखा हुआ है कि चारों खाने चित होना है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। ये भी बात सही है। हाँ जी। बट ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नेशंस,
चार्ट्स, हमारे नेशन के चार्ट क्या बोलते हैं? हमारी जो नेशन के चार्ट है वो स्टार्ट ही होता है वृषभ लग्न से, जो है स्थिर राशि। तो सेकंड हाउस में जो फर्स्ट हाउस है उसमें सेकंड नंबर राशि है जो कि वृषभ होती है। तो हमारी जो कंट्री है वो स्लो ग्रोथ दिखाती है बट परमानेंट ग्रोथ दिखाती है। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारी देश आज़ाद होते ही हमने बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर लिया है, फाइनेंस में बहुत अच्छा कर लिया। इट वॉज स्लो ग्रोथ बट इट वॉज अ स्टेबल ग्रोथ। सेकेंड हाउस में इंडिया की कुंडली में सेकेंड हाउस में मंगल है। मंगल आता है जेमिनाई में। तो वो बताता है कि इंडिया का जो मनी रहेगा, मनी वो आएगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बिकॉज सेवेंथ हाउस का स्वामी मंगल है, वो सेकेंड हाउस में बैठा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के थ्रू एंड जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा आएगा। जो मंगल होता है वो एग्रीकल्चर, लैंड को भी शो करता है। तो इनिशियली जो इंडिया था वो एग्रीकल्चर, उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम था। उसके बाद नाउ टेक्नोलॉजी, बिकॉज मंगल टेक्नोलॉजी को भी शो करता है। सो टेक्नोलॉजी, डिफेंस सर्विसेज, लैंड, एग्रीकल्चर से हमारा इंडिया पैसा कमाता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया के थर्ड हाउस में है हमारे 5 प्लैनेट्स। ओके, दैट इज मून, सन, मर्करी, वीनस एंड सैटर्न, 5 ग्रह। अब थर्ड हाउस होता है हमारे सॉफ्ट स्किल्स का। तो अगर आप इंडिया में देखो, शुक्र से बॉलीवुड इज वर्ल्ड फेमस, ठीक है। आप शनि से ले लीजिए टेक्नोलॉजी, एंड आप शुक्र से ले लीजिए हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री हो गए, और बुध से आप ले लीजिए कम्युनिकेशन, मीडिया, जो आजकल यूट्यूबर्स ये सब जो चल रहा है इंडिया का, इट्स वेरी मच इम्पैक्टफुल। तो जो थर्ड हाउस है, क्योंकि यहीं पे अगर हम देखें पाकिस्तान की कुंडली में थर्ड हाउस में मंगल और चंद्रमा था, जो कि उनको डिफेंस सर्विसेज में और उनको उत्तेजित कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे 5 स्किल्स हैं, तो 5 प्लैनेट्स हैं। तो हमारा इंडिया डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल्स में, ज्ञान में, पाकिस्तान में तो जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं 6th हाउस में हमारे जुपिटर है। तो जुपिटर जब 6th हाउस में जाता है तो ये न्याय व्यवस्था, मतलब हमारी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करती है और उसको मानती है। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह उनको कोई मतलब ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, उनको सिर्फ अपने हिसाब से सब चीज़ें करनी है। 6th हाउस में जब जुपिटर आता है तब न्याय व्यवस्था को थोड़ा सा स्लो भी कर देता है। इसकी वजह से होता ना कि तारीख पे तारीख जज साहब, तो वो 6th हाउस में जुपिटर है, इसकी वजह से है। बट अभी जो गोचर आ रहा है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो वो ज्यूरिडिक्शन पे भी अभी बहुत मोदी जी वर्क करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 7th हाउस में केतु की, जो कि वृश्चिक राशि में है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धोखा मिलेगा इंडिया को पार्टनरशिप में। कई बार पाकिस्तान ने इतनी बार धोखा दिया है, चाइना ने जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कितना धोखा दिया, यूके, यूएसए से भी हमेशा धोखा मिलेगा। सो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा अपने पार्टनरशिप पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए, एंड उसके बियॉन्ड हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो ये डिफरेंस है ज़मीन आसमान का इंडिया, एक बाप की कुंडली में और एक बेटे की कुंडली में। बिकॉज बाप की कुंडली हमेशा ज़्यादा मैच्योर होगी, ज़्यादा पावरफुल होगी, तो ऑब्वियसली इंडियाज हॉरोस्कोप इज मच बेटर देन पाकिस्तान। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि जो लगन कुंडली होती है उसका जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो डेट, टाइम और प्लेस होता है। बट सिर्फ डेट, टाइम और प्लेस नहीं होता टेक्निकली, उसके साथ साथ माता और पिता की कुंडलियां जो होती हैं, उनका जो भाग्य होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क को जो भी उनका भाग्य है, कहीं ना कहीं है तो हमारे थ्रू ही। हाँ जी। और आने वाला फ्यूचर भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों पे बेस्ड होगा, बिकॉज दिस कंट्री हैज बीन बोर्न आउट ऑफ इंडिया ओनली। यस, एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे अभी पाकिस्तान की जो दशा, महादशा चल रही है, वो शुक्र में बुध की चल रही है, और बुध इनका छठे भाव, मतलब रोग, ऋण और शत्रु का कारक है। तो ये खुद ही ऐसे काम करेंगे जिसमें इनको लोन ज्यादा करना पड़े, शत्रु बाधा खुद से ही उत्पन्न करें, फाइट्स हो और प्रॉब्लम अपनी इंक्रीज करते रहे। तो पाकिस्तान की इस टाइम पीरियड पे मानसिकता ये है कि कहते ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसका पाकिस्तान का विनाश काल चल रहा है और उसकी विपरीत बुद्धि हो रही है कि वो फालतू में अटैक्स कर रहा है। आगे आने वाले समय में वो साइबर अटैक्स भी और
बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाला है। अब मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स क्या होने वाले हैं 2025-26 में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस टाइम पे उसको कैसे इम्पैक्ट करेंगे और क्या इम्पैक्ट करेंगे? श्योर। सो जैसे अब हमें पता है कि जो ट्रांजिशन होने वाला है कि हमारा जो शनि है वो मीन राशि में चले गए हैं एंड जुपिटर मिथुन राशि में जाने वाले हैं मई में, एंड राहु चले जाएंगे एक्वेरियस में कुंभ राशि में, एंड केतु चले जाएंगे सिंह राशि में। सबसे पहले अब हम आते हैं पाकिस्तान की कुंडली कैसे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले हम जाते हैं स्क्रीन पे देखते हैं हॉरोस्कोप एंड देन एक्सप्लेन करते हैं उनको। अब जैसे शनि जो है 10वें भाव में जा रहा है पाकिस्तान की कुंडली में, तो शनि जब भी 10वें भाव में जाता है तो जो सत्ता होती है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पैदा होता है, सत्ता पलट भी जाती है और सत्ता के लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठोर पाठ पढ़ाता है। सो पाकिस्तान के आधे लोग ऐसे हैं जो जंग नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि ऐसा लीडर हो जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो और जो देश को सही सलाह दे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब 10वें भाव में गोचर में जब शनि आता है तब सेना का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है और इसमें जो फौजी शासन जैसे हालात होने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाता है पॉलिटिक्स पे, मिलिट्री का, और राष्ट्रीय छवि को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लग जाता है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी पाकिस्तान की जो है गरिमा वो डाउन पे डाउन होती चली जाएगी इस गोचर के इफेक्ट से। जो कि शनि यहाँ पे 2.5 साल रहने वाला है, तो 2.5 साल तक तो आप समझ लीजिए पॉलिटिकल और मिलिट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला, अनरेस्ट रहेगा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति मिथुन राशि में आ गए हैं और वो लग्न में है। तो जो जनता को, जैसे मैंने बोला, जनता को एक ऐसा दिशा चाहिए जिसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, उसकी वो चाह करेगी और वो ये चाहेगी कि कट्टरपंथी वाले नेता भी आ सकते हैं जो इस्लाम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे। इस टाइप की नेताओं को वो लोग चाहेगी। एंड इस वक्त जो पाकिस्तान है थोड़ा सा लापरवाह हो सकता है कि सही चीज़ों को ना देख पाए। जुपिटर जब लग्न में होता है तो इंसान को लगता है मैं तो सब काम सही ही कर रहा हूँ, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग होती है और वहीं पे इंसान फिर डूबना स्टार्ट करता है। तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो ये कह रहा है। अब राहु जो है पाकिस्तान की ट्रांजिट कुंडली में, गोचर कुंडली में 9वें भाव में कुंभ राशि में आ रहा है, जो कि क्या करेगा, विदेशी नीति में भ्रम पैदा करेगा और जहाँ जहाँ राहु बैठा होता है वहाँ पे छल, मतलब 9वां भाव होता है आपका पॉलिटिक्स का, धर्म का, तो वहाँ पे लोगों को छल करेगा, मतलब लोगों को ऐसा मोटिवेट करेगा कि हम तो ये इस्लाम धर्म के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली उन लोगों को वो बेवकूफ़ बना के उनके सेंटिमेंट्स को यूज़ करेगा। और पाकिस्तान की जो विदेशी नीतियां हैं, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल विदेश का भी भाव होता है, तो पाकिस्तान की जो विदेशी नीति होगी वो अस्थिर होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको चाइना के साथ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरपंथ स्टार्ट हो जाएगा। शिक्षा में क्या कहेंगे कि ऐसा एजेंडा हावी हो जाएगा जहाँ पे वो लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी एजुकेशन को और बढ़ावा देने लग जाएंगे। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे एंड कट्टरपंथी धर्म की शिक्षाओं को बढ़ावा देंगे। अब 3य भाव में केतु होने से क्या होता है कि इनका मीडिया संचार और इनके साहस में थोड़ी सी कमी पहुंचेगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बहुत सारे रिपोर्टर्स को पुलिस पकड़ ले, बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज़ रिगार्डिंग द इंडिया अफगानिस्तान या मिस इन्फॉर्मेशन, और वो लोगों को भड़का रहे हैं। तो बहुत सारे रिपोर्टर्स के इस साल हो सकता है कि कोर्ट मार्शल टाइप का हो जाए, बहुत सारे कैद हो जाए पाकिस्तान में। ये तो अभी भी देखा गया है ना कि जिन लोगों ने हकीकत दिखाने की कोशिश करी वहां पे, उन लोगों को दे हैव पुट देम डाउन, they have stopped them। कि तुम कैसे दिखा सकते हो कि इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल गिरा दी, जबकि वो तो यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे को तो इंडिया ने हमारे पे कोई एक्शन लिया ही नहीं। बट कहीं ना कहीं वहां के लोग, वहां के रिपोर्टर्स, वो उनके लिए मिस इन्फॉर्मेशन थी, हमारे लिए तो इन्फॉर्मेशन ही थी, राइट? कि वो लोग दिखा रहे थे। तो ये सिचुएशन और ज्यादा वर्सन हो सकती है, ये और ज्यादा वर्सन होगी। और ऐसा भी हो सकता है मीडिया ब्लैकआउट का भी टाइम हो सकता है फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि वो लोग बोल देंगे कि नहीं, सारा इंटरनेट बंद करो, लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। तो ये मीडिया के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ भी चलेगा इस साल पाकिस्तान में। तो
अब हम बात करते हैं इंडिया की ट्रांजिट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। तो शनि इंडिया की कुंडली में नवम भाव में आ रहा है, मीन राशि में। इसका मतलब होता है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, विदेश नीति है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जैसे कि अभी जब हम भारत की कुंडली देख रहे थे तो हमने देखा कि 6th हाउस में जुपिटर था, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बिलीव है, बट जो हमें फैसले होते हैं, तारीख पे तारीख होते हैं, डिलेज होते हैं। बट इस साल गवर्नमेंट का जो होगा इंटरफेरेंस होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ताकि जो फैसले हैं वो और भी ज़्यादा स्पीडी होने स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा कानून में चेंजेस आएंगे, पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और इस साल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव विदेश नीतियाँ भी बनेंगी, बिकॉज शनि हमारे 9th हाउस में जा रहे हैं। और इस वक्त जो बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं उन पे छापे भी पड़ेंगे कि देखने के लिए कि वो लोग सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। सो अगर आप लोग किसी NGO से हैं या धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, बट आप लोग कुछ गोलमाल घोटाला कर रहे हैं, ब्लैक मनी जो होता है हवाले का मनी, तो वो सब लोग पकड़े जाएंगे इस साल। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से रखिए। और इस साल क्या होगा कि शिक्षा की तरफ स्पेशली ध्यान दिया जाएगा, हायर एजुकेशन शिक्षा पे, और मिलिट्री शिक्षा पे एंड मेडिकल शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा इस साल ध्यान दिया जाएगा। अब बृहस्पति जो 10th हाउस में आ रहे हैं, बृहस्पति द्वादश भाव में मिथुन राशि में जो आ रहे हैं, तो द्वादश भाव जो होता है वो विदेश का स्थान होता है। तो विदेश की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज पॉजिटिव होंगी। दूसरा, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे जो कि अननेसेसरी होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे खर्चे होंगे मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में और जंग के लिए, लेकिन वो खर्चे बाद में समझ में आएगा कि इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हमें $100 का इन्वेस्टमेंट है तो हमने वहाँ पे $1000 इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो कि बाद में समझ में आएगा कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। तो एक तो वो इशू रहेगा। और जैसे बहुत सारी कंपनी हैं जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF, तो सबका सपोर्ट हमें इस साल मिलेगा इंडिया को, बिकॉज 12th हाउस में हमारा जुपिटर है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया का इस साल सेवा कर्म भी बढ़ेगा, योग में बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में भी इंडिया काफ़ी ग्रो करेगी। बट इंडिया दूसरे देशों की भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प करने वाली है, जिसमें भी इंडिया के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, जो कि बाद में इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्पैक्ट करेगा। अब राहु जो है अष्टम में आ रहा है कुंभ राशि में, जिसमें हमारा जो है बहुत ज़्यादा टाइम साइबर खतरे और जासूसी में जाएगा, और जिसमें बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनकी मृत्यु का, ये जैसे कि पाकिस्तान में दिखा रहा है कि मीडिया पर्सन्स के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। इंडिया में जो जितने भी जासूसी लोग हैं, सीक्रेट एजेंट्स हैं, उनकी लाइफ को इस साल बहुत ज़्यादा खतरा है। इंडिया को अपने साइबर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो हैक करने की कोशिश करेंगे। तो साइबर अटैक्स का भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है, और ये वाला भी छोटे छोटे अटैक्स होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी US ने बोल दिया तो पाकिस्तान चुप हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के 3rd हाउस में चंद्रमा मंगल, तो वो इम्पेशेंट है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो बार बार छोटे छोटे आक्रमण करता रहेगा। तो इंडिया को उस चीज़ के लिए शांति से नहीं बैठना चाहिए, अपना हथियार रेडी रखने चाहिए। इंडिया का इन्वेस्टमेंट इस टाइम पीरियड पे क्वांटम टेक पे और स्पेस डिफेंस और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में भी होगा इस साल। और शेयर मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज 8th हाउस में हमारे राहु हैं। अब हम बात करते हैं 2nd हाउस में केतु की, जो कि सिंह राशि में है। वो वाणी और भाषा का है। तो इस टाइम पीरियड पे इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है फूड ग्रेन्स के रिलेटेड, मतलब कुछ मे बी ऐसी फसल हो सकती है कि कुछ कमी आ जाए हमारे फूड ग्रेन्स में, जो उत्पत्ति है एग्रीकल्चरल उत्पत्ति खानों की, उसमें थोड़ा सा कमी आएगी। और इस वक्त वित्तीय जो है फिनेंस की अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, और लोग ये देखेंगे कि जैसे डिजिटल फाइनेंस हो गया या क्रिप्टो कॉइन्स हैं, तो उसके बारे में भी इस साल बहुत ज़्यादा डिस्कशंस बढ़ेंगे, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी कम है। इस साल
जो इंडिया के जो बजट है वो फालतू चीज़ों में खर्च होगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी हम लोगों से छुपाई जाएगी। इस वक्त ये बन रहा है। मगर इन सारी चीज़ों को हम और डेप्थ में एवेल्युएट करें और मैं समझना चाहूँ कि हमारे जो स्टार्स हैं, इज इट लाइकली दैट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोबारा से वॉर लाइक सिचुएशन या एक्चुअल वॉर भी हो सकती है? अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर है वो वॉर नहीं है होगी, बट बहुत सारे छोटे छोटे पाकिस्तान युद्ध करता रहेगा एंड सारे छोटे जो भी वो अटैक्स करेगा स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, तो स्पेशली पंजाब साइड में, राजस्थान साइड में एंड कश्मीर साइड में, बिकॉज सेकेंड हाउस मंगल की दशा भी स्टार्ट होने वाली है, तो वो वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा इंडिया में, और उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमलों के होने की संभावनाएं हैं। और बट इस टाइम पीरियड पे ये है कि हमें लगेगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई, बट वो बार बार शुरू होती रहेंगी, वो शांत नहीं बैठने वाली। सितंबर के बाद भी हम लोग देखेंगे कि ये जो एग्रेशन है, फाइट है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। दिसंबर में जाते जाते मीडिएशन के थ्रू थोड़ा सा शांत होगा, बट वो स्टिल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होगा। नहीं, बट अगर हम अभी देखें मई जून जो ये महीने हैं, कहा जा रहा है कि ये बहुत क्रिटिकल मंथ्स हैं। यस, इन मंथ्स में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इस टाइम पीरियड पे जैसे जो कॉम्बिनेशन चल रहा है चंद्रमा मंगल का, और ये सेम कॉम्बिनेशन जब हमारे कारगिल युद्ध हुआ था तब था, तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप ये देखें कि डेफिनेटली युद्ध होते रहेंगे, मतलब वो फायर्स होते रहेंगे और इंडिया उसका जवाब देती रहेगी। बट अगर हम बात करें कि जो भारत की जनता है उसको अपनी मानसिकता कैसी रखनी चाहिए, कैसा मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, सो आई विल सजेस्ट कि उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एक युद्ध हो जाए तो हमें भी अपने हिस्ट्री में देखने के लिए कुछ मिल जाए, तो मैनिफेस्टेशन हमें युद्ध का नहीं करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के सेना से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, धरती माता से प्रेम करते हैं, अपनी भारत की भूमि से प्रेम करते हैं, वो महामृत्युंजय का जप करवाएं, विष्णु सहस्त्रनाम का जप कराएं, गायत्री मंत्र का हवन कराएं, और हर व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़े, और उसका जो क्रेडिट है, उसका जो पुण्य है, वो हमारे सेनाओं को सेना के जितने भी लोग हैं उनको वो पुण्य दे, तो उससे वो उनकी सेफ्टी भी रहेगी। एंड हमारा जो युद्ध है, क्योंकि युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, अगर युद्ध होगा तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, जॉब्स जाएंगी और बहुत सारा प्रॉब्लम्स होंगी, बट इंडिया जवाब देगी, और इंडिया के लिए ये वाला साल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो पाकिस्तान छोटी छोटी लड़ाई करेगा, पाकिस्तान अपने ही पॉलिटिक्स में उलझा रहेगा, छोटी छोटी लड़ाई करेगा और बार बार मुँह खा के गिरेगा। तो मई टू जून बहुत डिफिकल्ट टाइम रहेगा लड़ाई के लिए, फिर जुलाई में थोड़ी सी शांति रहेगी, अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर से फिर से उन लोग के सीक्रेट अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, साइबर अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दिसंबर से फिर से शांति हो जाएगी। हम ये भी देखा जा रहा है कि सितंबर 2025 से इंडिया मार्स की महादशा में एंटर कर रहा है। यस, तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है, और मार्स किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मार्स की इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडिया के फ्यूचर को? देखिए, अभी तक इंडिया की चल रही थी चंद्रमा की दशा पिछले 10 साल से जी। तो इंडिया बड़े ही, चंद्रमा शांति का कारक होता है, तो इंडिया का जो 10 साल था उसमें जो एक्सपेंशन हुआ वो टूरिज्म में एक्सपेंशन हुआ, टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन हुआ, और बड़े शांति से जी रही थी, और वहाँ के जो भी नेता थे वो भी ऐसी पॉलिसीज़ कर रहे थे जो कि शांति प्रिय थी। बट जैसे ही मंगल की दशा आएगी तो वैसे ही लोगों के अंदर यंग नेता ज़्यादा हायर होने स्टार्ट हो जाएंगे, यंग एंटरप्रेन्योर सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे, और लोगों के अंदर ऐसा हो जाएगा कि वी हैव टू टेक द एक्शन। अब हम इमोशनल नहीं रहेंगे, अब हमें एक्शन लेना है। तो जो भी पाकिस्तान या कोई भी और देश कुछ भी करेगा, तो हम लोग अब शांति प्रस्ताव देने की बजाय, इस टाइम पे भी पुलवामा अटैक के टाइम पे भी कर सकता था, बट बिकॉज मंगल ट्रांजिशन आने ही वाला है तो उसको शांति से नहीं लिया गया, उस पर तुरंत अटैक हुआ। तो ऐसे ही जब मंगल की महादशा आएगी तो तुरंत अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड पे इन्वेस्टमेंट होगा कंस्ट्रक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे एंड डिफेंस पे,
तो इसकी और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और इंडिया इन 8 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है एंड बहुत यंग एनर्जीज, बहुत सारे पॉलिटिशियंस अब हम देखेंगे कि यंग आ गए हैं। इकोनॉमिकली कहाँ स्टैंड करेंगे हम इस ट्रांजिट के बीच में? ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है बिकॉज मंगल हमारे हॉरोस्कोप में, भारत की हॉरोस्कोप में 2nd हाउस में ही बैठा है और 2nd हाउस में बैठा है तो भारत के लिए ये 8 साल मंगल की महादशा के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। पैसों की दृष्टि से हमारा जो कंट्री है वो बिजनेस के, यंग एंटरप्रेन्योर के थ्रू, यूनिकॉर्न्स के थ्रू, स्टार्टअप्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। तो फाइनेंस की दृष्टि से, ग्रोथ की वजह से बहुत ही अमेजिंग हम फ्यूचर देख सकते हैं इंडिया का। But do we see any terror attacks? Yes, definitely. Natural disasters, yes. cyber warfare, and all these things. Yes, this will also happen, especially in the transit Mahadasha of Mangal and Antardasha of Rahu. तो ये कौन से महीने में आपको लगता है कि होगा? विदिन 11 months के बाद आ जाएगा। 11 महीने के बाद मंगल में राहु आ जाएगा, किसी ना किसी तरीके का अटैक स्टार्ट हो जाएगा, साइबर अटैक, नेचुरल डिजास्टर होने के चांसेस हैं। यस, डेफिनेटली। राहु नक्षत्र में जो मंगल की प्लेसमेंट है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मंगल एक तो राहु के नक्षत्र में तो है ही, बट मंगल जो है 8th भाव को भी देख रहा है 7th दृष्टि से और 8th दृष्टि से 9th हाउस को देख रहा है। तो 8th हाउस होता है अचानक चीजों का, एक्सीडेंट्स का। तो इसकी वजह से जो मंगल की दशा रहेगी वो इंडिया के लिए, वॉर के लिए और लड़ाई झगड़ा वगैरह के लिए, टेररिस्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, वो सब होंगे। बट क्योंकि मंगल जो होता है वो एक सेनापति, जैसे कि चंद्रमा एक माँ का कारक होती है, वैसे ही मंगल को एक सेनापति की तरह डिनोट किया जाता है। तो जो मंगल है वो एज अ सेनापति उस चीज़ को सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करेगा एंड जो हमारी विदेश नीतियाँ होंगी वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगी। अब हम लोग पहले दूसरे देशों को अपने से ऊपर रखते थे, बट अब जब मंगल की दशा आएगी तो इंडिया अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएगी, पॉलिसीज चेंज करने में, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली क्विक मूव करेगी। आपको क्या लगता है, इतनी टेंशन का माहौल है, इतने अभी कुछ दिनों से इट हैज़ बिन सर्टेन हार्ड टाइम्स फॉर पीपल, द आर्म्ड फोर्सेस, द गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, जो आने वाला साल है, वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह नजर आएगा? डेफिनेटली। अभी जैसे जो गोचर है इंडिया का, तो इंडिया की हॉरोस्कोप में कर्क लग्न है और अभी जो जुपिटर है वो मिथुन राशि में 12th हाउस में है। तो 12th हाउस ही होता है फॉरेन का, गुरुओं का 12th हाउस। तो जब 12th हाउस में ही जुपिटर बैठ गया है तो योग में, स्पिरिचुअलिटी में, आयुर्वेद में, सब तरीके से इंडिया जो है राष्ट्र, पूरे विश्व का गुरु बन के निकलेगा। और जैसे कि अभी आपने बताया कि सब लोगों के मन में टेंशन है, बट अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि 4th भाव में है, तो 4th भाव होता है जनता का। तो सब कुछ टेंशन होते हुए भी यहाँ की जो जनता है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगी और अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो नॉर्मल जनता है उनको आंच भी आने नहीं देगी, जो भी प्रॉब्लम है वो टेरिटरी के बाहर ही सब कुछ सुलझा देगी। और ये जुपिटर का जो प्लेसमेंट अभी हमारा आ रहा है मई से, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको क्या लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं और पब्लिक है, हाउ कैन दे यूज एस्ट्रोलॉजी इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स? सो जैसे जो हमारे लीडर्स हैं तो उनको एस्ट्रोलॉजी इस तरह से यूज़ करनी है कि हमारा जो मनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस साल जो मनी है वो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होएगी, तो उनको जो लीडर्स हैं अपना जो मनी है, इंडिया का जो मनी है, बहुत सही जगहों पे प्लेस करना चाहिए। फ्यूचर वॉर एंटिसिपेशन करके बहुत ज़्यादा जो मनी है हमें बहुत ज़्यादा वॉर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी है हमारे पास, उसी को मैनेज हमें करना चाहिए। और जो हमारे देश की जनता है उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड मैं तो सबके लिए कहूँगी कि हनुमान चालीसा तो जो है हनुमान जी महाराज सबकी सेव करते हैं। महाभारत में भी अर्जुन के ध्वजा पे जब हनुमान जी थे तो महाभारत में पांडवों को कोई हरा नहीं सका, तो हमारे जन जन के हृदय में हनुमान जी वास करते हैं, तो हमें कोई छू तो नहीं सकता। तो हनुमान चालीसा अगर हर इंसान करे और उसका पुण्य हमारे देश के नेताओं को, स्पेशली मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी की हेल्थ इस साल थोड़ी सी डाउन हो सकती है, और हमारे देश के जवान को क्रेडिट दे और उस पुण्य को दे, ट्रांसफर करे, तो हमारे लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। आपको क्या लगता है
मुहूर्त का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा आने वाले समय में नेशन में हमारे किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने से पहले? जैसे कि हम लोग ने आज देखा कि पाकिस्तान की हॉरोस्कोप और इंडिया की हॉरोस्कोप में थोड़े घंटों का डिफरेंस है, इंडिया और पाकिस्तान की ज़िंदगी ही बदल गई। तो ऐसे ही अगर हम मुहूर्त देखते हैं, कोई हमें नया बिजनेस करना है या इंडिया को नया इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर इंडिया सही मुहूर्त यूज़ करती है तो बहुत ही अमेजिंग वो रिजल्ट्स ला सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो नेता हैं वो स्पेशली साइन करते हैं मुहूर्त देख के, ताकि वो जो चीफ मिनिस्टर की गद्दी है उनकी 3 दिन या 13 दिन में ना निकल जाए, वो लॉन्ग टर्म तक रहे। स्पेशली जो हमारे बीजेपी के नेता हैं वो तो सारे मुहूर्त पे ही शपथ ग्रहण करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, देखो, इंडिया की जो कुंडली है उस पर तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि हमारे जो चार्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं ऑन दी अदर हैंड आपने जैसा बताया कि पड़ोसी मुल्क के जो चार्ट्स हैं वो सही समय पे नहीं ढीला, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई, और वो इन सब चीजों को मानते भी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट है इन चीजों को समझना। मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा, मगर हो सकता है कि छोटे टुकड़े हो जाए, जी, छोटे हिस्सों में बट जाए कुंडली के हिसाब से, क्योंकि आपने उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है। मैं जानना चाहता हूं कि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन अभी हो रही है, क्या कुंडली ये बोलती है उनकी कि बलूचिस्तान का समय आ गया अलग होने का? देखिए, अभी पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में चल रहा है शुक्र में बुध, उसके बाद आएगा शुक्र में केतु, फिर पाकिस्तान की 7 साल की सूर्य की दशा स्टार्ट होगी। तो जो सूर्य की दशा स्टार्ट होगी 1.5-2 साल के बाद, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम रहेगा, बिकॉज सूर्य बैठा है 4th हाउस में, और सूर्य जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान को जला देता है। तो 4th टाउन इज द लैंड हाउस फॉर द होम लैंड। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिविजन्स स्टार्ट हो जाएंगे। जो 7 साल रहेंगे वो पाकिस्तान के डिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहेंगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। तो मतलब ये समझना मुश्किल है कि सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा या गिलगित अलग होगा, बट कुछ ना कुछ तो अलग होगा। डेफिनेटली गिलगित पहले हो सकता है, द नियर प्लेस ऑफ अफगानिस्तान। एंड व्हाट इज योर टेक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन इंडिया टेकिंग बैक द पीओके? क्या हमारे कुंडली में या हमारे चार्ट्स में इस तरीके का भी कुछ नजर आ रहा है कि हम पीओके को वापस अक्वायर कर लेंगे, वी विल ब्रिंग दैट बैक? सी, इंडिया कैन टेक पीओके एनी टाइम इट वांट्स, बट बिकॉज अभी जैसे चंद्रमा की दशा है तो वो शांति से कर रहा है, बट जैसे ही मंगल की दशा आएगी जो कि आने ही वाली है सितंबर से 8 इयर्स के लिए, और पाकिस्तान ने जरा सा भी कुछ किया, एनी टाइम इंडिया विल टेक इट बैक। मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू टेक इट बैक, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 days एंड इंडिया कैन टेक द। जब मैं एक फौजी से बात करता हूँ तो वो कहते हैं, सिमिलर बात बोलते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी और टैक्टिक्स के ऊपर इन चीजों को लेके चलते हैं, और आपने न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट, आपने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से उस बात को सिमिलर ही चीज वे में बोला, बस कुछ ग्रह नक्षत्रों का हेरफेर है, जैसे ही नक्षत्र बदलेंगे वैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही टाइम चेंज होगा, और देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर things will be different. Yes, and demographies बदलने वाली, demographies definitely change होने वाली है। सूर्य की दशा में पाकिस्तान में तो बहुत issues आएंगे, unrest, public will be like changing the countries, they want to leave the Pakistan and move to the different countries, बहुत problems आएंगी सूर्य की दशा में पाकिस्तान को। सो इन ऑल इंडिया हमारा महान है, हमारा देश हमेशा महान रहेगा। छोटे मोटे बम पटाखे, होली दिवाली तो हम हर साल ही मनाते हैं, तो हमारे सैनिकों को भी इसकी हैबिट है, वो तो हम सभी ने देख लिया जो हुआ है। जी, बस छोटे छोटे रॉकेट्स थे, वो इंडिया को टेस्टिंग मिसाइल्स के लिए इंडिया ने यूज कर लिया। सो इट्स लाइक एवरी ईयर वी वार्म अप हो गया दिवाली का, दैट्स इट। आपको क्या लगता है आने वाले 3 महीने के अंदर सिचुएशन कैसे बदलेगी? आने वाले 3 महीने के अंदर साइबर अटैक्स होने वाले हैं, इंडिया के साइड से भी और पाकिस्तान के साइड से भी, और सीक्रेट वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ताकि किसी को पता ना चले, और जैसे वो पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड वो बोलेगा नहीं कि हमने किया है,
ये बोला जाएगा कि इंडिया के ही इंटरनल लोगों ने ये प्रॉब्लम इश्यूज करी, बट हमारे ऊपर पॉलिटिकली एलिगेशन लगाया जा रहा है ताकि इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई करे। तो इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश होगी, लेकिन जो भी छोटे मोटे हमले होंगे जून तक उसका रिप्लाई होगा। जुलाई में थोड़े से चीज़ें शांत होंगी, बट फिर से अगस्त से ये लोग फिर से अपना पेशेंस खो देंगे और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज काइनेटिक वॉर का तो इनके अंदर दम नहीं है बिकॉज अभी अफगानिस्तान के साथ भी इनको डील करना है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर हमने इंडिया के साथ किया तो वहां पे वो अफगानिस्तान वाला पार्ट खो देंगे, तो कितनी लड़ाइयां साथ में करेंगे लोग। तो वही वो शैतान बच्चा है जो कुछ ना कुछ खुराफाती करने की कोशिश करता रहेगा। तो मिलिट्री अभी आने वाली है, इनके जो भी है इनके राजा को कैद में करने वाली है। सिचुएशंस बदलने वाली है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एपिसोड टुडे। आई थिंक लोगों को बहुत मजा आने वाला है ये सारी बातें सुन के और समझ के, क्योंकि इस दृष्टिकोण से जी ठीक है अभी तक भी मुझे लगता नहीं है कि किसी ने इस तरीके से इन चीजों को समझाया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आने वाले समय में किस तरीके से चीजें बदलेंगी, जस्ट बिकॉज लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया बेटा है, ठीक है, उसकी कुंडली तो यहीं से उसका भाग्य तो यहीं से निकला है ना। जी। तो वो चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि पीपल विल अंडरस्टैंड इट इन अ डीपर वे, कि अभी जो ये सिचुएशन हुई भी है इसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और चार्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और आने वाले टाइम में चार्ट्स के हिसाब से चीजें कैसे पलटने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर, एंड इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग टॉपिक, क्योंकि लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत कुछ पढ़ा है कि आप ऐसे हैं, नेचर ऐसा है, बीबी ऐसी मिलेगी, लेकिन देश कैसा काम करेगा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम लोग सुन रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर।